हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी 2021 और आज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है ट्रबलिंग ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल जो बेस्ड है वो ऑक्सफैम वायरस रिपोर्ट एक जारी की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा, जिसमें इससे जो उस रिपोर्ट में जो पॉइंट प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये आपके पेपर जो मैंने बनाया है ये आपके तीनों पेपर को कवर करती है, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड एंड जीएस थर्ड। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आर्टिकल है और ये रहा इसका हिंदी में। तो पहले इसमें देखते हैं, विश्व अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कोविड-19 महामारी के कारण हुई तबाही से उबर रही है, किंतु यह केवल संभावना है। मतलब जो अभी कोविड-19 जो महामारी चल रही है, तो इसके चलते जो धीरे धीरे अब बोल रहे हैं लोग कि जो इकोनॉमी वो रिकवर कर रही है, तो ये बस एक लोग संभावना दे रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं अभी, क्योंकि जो इसने तबाही मचाई है हर मतलब आर्थिक हो, फिर सामाजिक, फिर इसके बाद स्वास्थ्य की चिंता, हर स्तर पे इसने जाके प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को हानि पहुंचाई है। तो ये जो रिकवरी है, जो गरीब था गरीब हो गया और अमीर अमीर बनते गए हैं, तो ये रिपोर्ट इसी पे बेस्ड है कि जो अमीरों की संपत्ति में जो इजाफा हुआ और जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसको जितना नुकसान हुआ और क्या वो आने वाले समय में अपने को कोविड-19 से पूर्व की जो उसकी स्थिति थी उसके लेवल पे ला खड़ा कर पाएगा। तो ये रिपोर्ट उसी पे बेस्ड है, तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। लेकिन उभरता हुआ सार्वभौमिक सत्य यह है कि सभी देशों में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। ऑक्सफैम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 1000 धनी लोगों द्वारा उनके नुकसान को जो महामारी के दौरान हुआ उसे 9 महीने के अंदर रिकवर कर लिया गया। मतलब आप सोचिए कि आपने कोविड-19 के समय जो जॉब कर रहे थे, जिनकी जॉब गई, जिनकी सैलरी कम कर दी गई, तो क्या वो अपने नुकसान को 9 महीने के अंदर भर लेंगे? ये नहीं हो सकता। ये अमीर लोग थे जिन्होंने अपने नुकसान को 9 महीने के अंदर भर लिया, आराम से रिकवर कर लिया। यह विरोधाभास है कि विश्व के गरीब लोगों को अपनी महामारी पूर्व की स्थिति आने में दशकों लगेंगे। महामारी से पहले भी दुनिया में असमानता खतरनाक रूप से उच्च और अस्थिर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। मतलब देखिए, महामारी से पहले तो इनइक्वलिटी थी ही सोसाइटी में, और सरकार जो थी उसे दूर करने के लिए हर स्तर पे प्रयास कर रही थी। लेकिन जो महामारी ने एक साल 2020 पूरा बर्बाद कर दिया, तो क्या उसके बाद ये जो है, क्या पहले से और ये बुरी कंडीशन हो जाएगी? मतलब पहले तो इनइक्वलिटी थी, अब इसके बाद हर स्तर पे जैसे जो गरीब था पहले उसे जो 2-4-10 हज़ार असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे थे, जो कमा रहे थे, उसके बाद उनकी नौकरी चली गई, कुछ प्रवासी मजदूर जो घर आ गए, किसान तबाह हो गया, कहीं सप्लाई चेन सब खराब हो गई। तो क्या उसके बाद वो अपनी स्थिति में आ सकता है? क्या जो बोल रहे थे दलित जो थे सोसाइटी में, उनके उत्थान के लिए सरकार योजनाएं चला रही थी, वो कहीं जाके काम कर रहे थे, तो उनके काम सब कुछ, जो छोटे छोटे कारखाने थे वो सब बंद हो गए। कुछ प्रवासी जितने थे सब महाराष्ट्र से, अन्य राज्यों से उन्होंने प्रवासन किया। तो क्या उसके बाद वो अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं? क्योंकि अमीर जो था, अमीर तबका सोसाइटी का, वो उसने तो जिसने बिजनेस किया, जिन्होंने नौकरी की संगठित क्षेत्र में, जो कौशल युक्त श्रमिक हैं, तो क्या उसके बराबरी पे वो आ सकते हैं? ये जो गैप है ये और बढ़ गया इसकी वजह से। मार्च के समय जब तालाबंदी की गई तो भारत के 100 अरबपतियों ने अब तक इतना अर्जित किया, जो कि 138 मिलियन गरीबों में से प्रत्येक को 94,045 रुपये दे सके। मतलब ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि इन्होंने जब लॉकडाउन के समय में इतनी कमाई की कि ये चाहे तो ये एक एक गरीब को, जो कमाई है इनकी उस लॉकडाउन के बीच में, एक एक गरीब को ये 94,000 रुपये दे सकें, 138 मिलियन लोगों को। भारत में एक कुशल श्रमिक को कमाने में 3 साल लगेंगे, जितना पिछले साल देश के अमीर व्यक्तियों ने 1 सेकंड में गया। मतलब एक जो असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला, किसान हुआ, सब्जी बेचने वाला, फूल बेचने वाला, जितने हैं असंगठित क्षेत्र के, इनको कमाने में ये 3 साल लगेंगे, जितना ये 1 सेकंड में कमा लेते हैं। आय और अवसरों में बिगड़ी असमानता लैंगिक वर्गों अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के कारण कुछ वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। विकास पर ध्यान देने के लिए राजनेताओं और नीति नेताओं ने दशकों से बढ़ती असमानता को अपरिहार्य माना है।
पूंजी और श्रम के बीच धन का वितरण इतना एक तरफा हो गया कि श्रमिक गरीब बन रहा है और अमीर लगातार अमीर। यह दुनिया भर के लोकतांत्रिक समाजों में उथल पुथल के रूप में सामाजिक और राजनीतिक कारकों का परिणाम है। देखिए, अगर हम बात करें सोसाइटी में जो अभी कोविड-19, आप खुद सोचिए कि कोविड-19 के समय जिनके पास खाने को नहीं है, सरकार ने व्यवस्था की, सब योजनाएं, मतलब सबको गेहूं चावल ज़्यादा देना शुरू किया, लेकिन क्या लोगों तक वो पहुंच रहा था सही माने? आपने खुद ही इतने वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोगों को खाने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे वीडियोस थे जिसमें लोग मेढक खा रहे थे। तो क्या सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंच रही हैं? तो इस तरह से जो असमानता है वो तो बढ़ती जाएगी हर लेवल पे। विश्व आर्थिक मंच की दावोस सम्मेलन की थीम द ग्रेट रीसेट रखी गई, जो कहती है कि संयुक्त रूप से और तत्काल और सतत लचीले भविष्य के लिए हमारी आर्थिक और सामाजिक प्रणाली की नींव बनाने के लिए प्रतिबद्धता। मतलब देखिए, जो विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसने बोला, उसके जो दावोस सम्मेलन में उसने अभी एक वो सम्मेलन आयोजित किया स्विट्जरलैंड दावोस में। वहाँ पे उसने थीम तक रख दी ग्रेट रीसेट। मतलब जो चीज़ें सेट थी वो रीसेट हो चुकी हैं। इसने महामारी ने इतनी तबाही मचाई है। मतलब जो अमीर देश थे, जो विकसित देश थे, वहाँ तो सिचुएशन ठीक रही, लेकिन जो विकासशील और अविकसित देश थे उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। जैसे आप दक्षिण एशियाई देशों को देख लीजिए, प्लस अफ्रीकी देशों को देख लीजिए, कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को देख लीजिए, वहाँ सिचुएशन बद से बदतर हो गई। दूसरी तरफ महामारी के दौरान पूंजी के पक्ष में कई राज्यों में श्रम कानून में बदलाव जारी रखे गए। यहाँ तक देखिए, जब मजदूर जो श्रमिक थे दूसरे स्टेट से भाग भाग के आए थे, कुछ राज्यों ने व्यवस्था नहीं की कि उनको घर तक पहुँचा सके, खाना पानी, मतलब दाना दे सके कि वो खा के कुछ जी सकें। उन्होंने 3-3 दिन पैदल चले, पैरों में छाले पड़ गए। इसके बाद भी उन्होंने, जब वो श्रमिक आए जिनकी नौकरी वोकरी सब जा चुकी थी, तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। यहाँ पे सरकार ने पूंजीपतियों को स्थिति को और मजबूत कर दिया, श्रम कानून में बदलाव कर दिया कि और तेज काम, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें उनसे, 8 से 10 घंटे कर दिए वर्क को। तो ये मतलब कहाँ का न्याय है? ये जो गैप है उस गैप को और बढ़ा देगा, ये सोशल इनजस्टिस हो जाएगा। असमानता वरन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में व्याप्त है। द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट, जो कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई, जिसमें बताया गया कि महामारी ने असमानता की खाई को भारत और विश्व में और गहरा कर दिया है। भारत ने महामारी का सामना करने के लिए लंबी अवधि की अभूतपूर्व तालाबंदी की, जिसने अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को बढ़ाया, भुखमरी को बढ़ाया, कठिन प्रवासन हुआ, मतलब जो माइग्रेशन हुआ मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में, अन्य कठिनाई। देखिए, जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया, पहली बात तो दुनिया में सबसे तगड़ा लॉकडाउन इंडिया में लगा। दूसरी बात, इसका फ़ायदा भी उतना मतलब प्रभावी नहीं हो सका जितना इसे सोचा गया था। और यहाँ पे इसने बेरोजगारी को बढ़ाया। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूर, लगभग 73% जो मजदूर से 73%, उन मजदूरों को कुछ काम छोड़ के चले आए। जो निर्माण इकाइयों में कार्यरत थे उन्होंने नहीं अपना वर्क छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे जब साइट बंद हो गई तो वहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने रहने नहीं दिया कि जाओ अपना घर और देखो। फिर वो घर निकल गए, किसी पैदल किसी तरफ, बिना खाए पिए वो घर तक पहुँचे। कुछ रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया, आपने वीडियो देखोगे ढेर सारे। और उसने भूखमरी को बढ़ाया। भूखमरी बढ़ेगी तो लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, और उसके लिए भी कोविड-19 के समय आप देख रहे थे, प्राइवेट अस्पताल थे, निजी अस्पताल, उन्होंने इस कदर लूटपाट की, मतलब आप समझ नहीं सकते। एक एक बेड का बस रखने का 15-15 लाख रुपए उन्होंने लिया। एक गरीब आदमी कहाँ से सब वो कर पाएगा? तो इस तरह से अन्य कठिनाइयाँ जो थी, तो उन्होंने, मतलब ये जो असमानता, ये रिपोर्ट यही बोली है, जो इनइक्वलिटी थी, जो डेमोक्रेसी मतलब सोच रही थी दुनिया में, जो डेमोक्रेटिक देश हैं वो सोच रहे थे, उनका मेन लक्ष्य यही है कि सबको समान वितरण हो, मतलब आय का, मतलब जो भी संसाधन उनका समान वितरण किया जाए। लेकिन ये तो इस महामारी ने इस खाई को और ही बढ़ा दिया। मतलब आप ये देखिए कि जो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसके आर्टिकल जो 12 से 35 था, आपने पढ़े होंगे पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आर्टिकल 14-15 ये सब जो हैं ये समानता की बात करते हैं। लेकिन जो महामारी है, जो जिस तरह के कार्य सरकार द्वारा किए गए, श्रम कानूनों में बदलाव किए गए, क्या ये इस चीज़ को, मतलब जो प्रस्तावना है, क्या उसका पालन करते हैं ये संविधान की?
क्योंकि राज्य भी जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, इस संविधान से ही तो है। जब ये संविधान की प्रस्तावना का ही पालन नहीं करेंगे तो जो मेन सिद्धांत है लोकतांत्रिक राज्य का, जिस सिद्धांत पे कार्य करता है, असमानता में कमी लाना, क्या ये इसको फॉलो कर पा रहे हैं? तो फिर आगे देखते हैं द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। महामारी से कई देशों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी, जैसे विकसित देश जैसे चाइना था। चाइना ने इसी बीच अपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इतना मजबूत कर दिया, विनिर्माण इकाई को, कि वो लगातार प्रोग्रेस करता गया। यहीं इंडिया देख लीजिए, हमारी ग्रोथ रेट घट रही है और देशों की ग्रोथ रेट घट रही है। जो अविकसित थे, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो देश हैं, उनकी हालत देख लीजिए। बहुत से देश थे जहाँ पे मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। उस तो जो अमीर थे वो अमीर बनते गए, जो गरीब थे वो गरीब बनते गए। आर्थिक विषमता को उजागर किया, अमीरों की संपत्ति में इजाफा, गरीब आर्थिक विषमता का शिकार हुए। 10 बड़े अरबपतियों की संपत्ति में $540 बिलियन की बढ़ोतरी हुई। जैसे इसमें मार्क जुकरबर्ग, फिर एलन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर हैं, टिम कुक और जितने भी बड़े बड़े जो जो अरबपति थे, इनकी मतलब जो अमीर थे, यही बता रहे कि जो अमीर थे अमीर बनते गए, गरीब गरीब बनते गए, और असमानता वाली खाई ये बढ़ती चली गई इनके बीच की। अब देखते हैं जो भारत के संदर्भ में जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए इस रिपोर्ट में। नंबर 1, आय में असमानता। देश के सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति में 35% की वृद्धि हुई। अप्रैल में हर घंटे 1,70,000 लोगों की नौकरी गई। मतलब हर घंटे में 1,70,000 लोगों की नौकरी गई। मतलब 1,70,000 लोग पे कितने परिवार डिपेंड होंगे, जो अब बहुत कठिनाई का सामना कर रहे होंगे। अमीर और गरीब के बीच यह गहरा विभाजन खतरनाक है। अन्य तथ्य में देखें जो मैंने अपने पॉइंट्स नोट किए हैं। विश्व में 2 अरब लोग अत्यधिक गरीब हैं। मतलब 2 अरब लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं। गरीबी 2 प्रकार की होती है, सापेक्षिक गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो देखिए, सापेक्षिक गरीबी वो है जो समाज के मतलब औसत जो व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में किसी एक व्यक्ति की आय और सुविधाओं को देखा जाए, तो ये क्या है, उसके सापेक्ष में गरीबी है। जो निरपेक्ष गरीबी होती है, इसमें क्या होता है, बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो आधारभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उसका अभाव, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब का अभाव है, तो क्या निरपेक्ष गरीबी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए भारत में मतलब किस गरीबी को वो दी जाए, मतलब किस गरीबी को अत्यधिक प्रभावशाली तरीके से किसका निदान करना है, तो वो है निरपेक्ष गरीबी। क्योंकि भारत में और जहाँ भी ये निरपेक्ष गरीबी है, क्योंकि आदमी को जीने खाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है भोजन, पानी, ये सब चीज़ें अगर सही हैं तो आदमी जी सकता है। फिर सापेक्षिक गरीबी की बात अलग है, लेकिन निरपेक्ष गरीबी अगर आदमी को खाने को नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए निरपेक्ष गरीबी हर जगह निरपेक्ष गरीबी के ही आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। दिखा है सापेक्षिक गरीबी हर जगह व्याप्त है। देखिए, सापेक्षिक गरीबी हर आदमी कहीं न कहीं एक दूसरे से, कोई वर्ग है, कोई आदमी कहीं गरीब है, कहीं अमीर है, पूरी दुनिया का खेल है। लेकिन आधारभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाए तो निरपेक्ष गरीबी का उन्मूलन अति आवश्यक है। सापेक्षिक गरीबी हर जगह व्याप्त है, जबकि निरपेक्ष गरीबी अविकसित और विकासशील देशों में। सही बात है। निर्धनता के कारण, देखिए निर्धनता के जो कारण है आज, वो तेजी से बढ़ती जनसंख्या भारत में, योग्य और कुशल उद्यमियों का अभाव, आय का असमान वितरण, सामाजिक कुरीतियाँ। जैसे देखिए, अगर आज इंडिया में सामाजिक कुरीतियों में मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जैसे कोई आदमी है, नाई का काम करता है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पे उसको प्रोफेशनल वर्क बोला जाता है। वहाँ पे कोर्स करके लोग जाते हैं। आपसे ही अगर आपको वहाँ जाके नाई बनना है तो आपको कोर्स करके जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, लोग ये क्या करते हैं, उस कार्य को, जैसे गांव में हैं बहुत से लोग, उनसे बाल कटवा लेंगे, उनको कुछ मतलब जैसे पुरानी व्यवस्था जो थी, नाई आके बाल काट के चला गया, उसे खाने पीने को दे देते थे। लेकिन अगर उसको प्रोफेशनलिज्म मतलब एक तरह से कुशल श्रमिक की तरह ट्रीट किया जाए, जैसे विकसित देशों में होता है, तो क्या ये इस तरह से अगर करने से मतलब कोई न समस्या होगी, जो खाएँ इसका भी अंतराल ये कम होगा। तो भारत में सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं जो इसमें अपना योगदान देती हैं। गरीबी की जो दुष्प्रभाव हैं उसमें कुपोषण है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर बच्चा पैदा हुआ वो स्वस्थ है, कुपोषित नहीं है, तो वो आगे चल के पढ़ेगा। कहीं कोई फर्म डाल दिया उसने, नए नए जो
नए स्मार्ट आइडियाज़ उसके दिमाग में आए, उसने नए नए फर्म बनाए जिसमें लोगों को रोज़गार दिया, फिर बाहर से भी लोग आने, धीरे धीरे क्या वो बच्चा ही उस राष्ट्र के विकास में सहायक है। अगर वो बच्चा ही कुपोषित होगा, कुपोषित होगा तो उसे खाने मतलब अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, फिर उसके अंदर कौशल का अभाव होगा, फिर ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्र को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए सरकार हमेशा पोषण पे ज़्यादा ध्यान देती है। मजदूरी दर में कमी, देखिए आज असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, और जब इनकी सप्लाई ज़्यादा है, आपूर्ति ज़्यादा है, तो क्या हो, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हुई तो लोग क्या करेंगे, अब ज़्यादा मजदूर मिल रहे हैं तो कोई 100 पे करा ले रहा है काम, कोई 50 पे करा ले रहा है। तो इसीलिए जो मजदूरी दर में कमी है उसका कारण क्या है, मजदूर ज़्यादा हैं, काम कम है। बाल श्रम, देखिए इससे क्या होता है कि जब बच्चों को खाने पीने को, घर में बाप की नौकरी नहीं है, खाने पीने को कुछ मतलब नहीं हो पा रहा है, तो क्या कराता है गरीब आदमी, उसे बाल श्रम कराता है। बाल श्रम वो जाके करते हैं, कहीं शोषण का शिकार हो गए, यौन शोषण, हर तरह के स्तर पर उनका शोषण होता है, मानसिक शारीरिक। फिर इसके बाद अगर फिर वो क्या करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति में वो संलिप्त हो जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, वो अपराध करते हैं। फिर इसके बाद आगे लेवल तक, मतलब ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त होना गरीबी प्रमुख कारण माना जाता है। इससे क्या होता है, शहर में मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। जब गांव में कोई कार्य नहीं है, कृषि भी देख ही रहे हैं, तो जब गांव में कार्य नहीं है तो क्या कहाँ प्रवास करते हैं, वो शहर की तरफ प्रवास करते हैं। प्रवास के कारण वहाँ पे मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। तो वो उनकी मतलब वो उनको अच्छा नहीं लगता है मलिन बस्तियों में रहना, वो उनकी मजबूरी है, वो जाके वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मलिन बस्तियों के निर्माण से वहाँ गंदगी फैलती है, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, तरह तरह की बीमारियाँ, डेंगू, हर तरह की बीमारियाँ फैलती हो। तो उन्हें मतलब कोरोना ने उतना इफेक्ट नहीं किया जितना वो हमेशा इन्फेक्ट होते रहते हैं उन सब चीज़ों से। तो जो अमीर सोसाइटी उनको लगा कोविड 19, लेकिन ये हमेशा उन चीज़ों को झेलते रहते हैं। आप जाके देखिए मलिन बस्तियों में कोई किसी हैजा से मर गया, कोई मलेरिया से, कोई टाइफाइड से, कोई डेंगू से, तो कोविड 19 से मरना उनके लिए क्या है, आम बात है। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार को और लोगों को मतलब सोचना चाहिए कि अमीर लोगों का सामाजिक जो दायित्व है वो भी उन्हें निभाना चाहिए। तो मरते हैं उनको आम बात थी, मतलब किस तरह से वो जागरूक भी नहीं अपने अधिकारों को लेकर। तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण 2009 में किया गया, जिसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक स्तर को आधार बनाया गया। देखिए गरीबी मतलब कैसे डिसाइड करें कोई आदमी गरीब है, इस पर बहुत पहले से बहस चल रही है। तो 2009 में कमेटी बनाई गई तेंदुलकर की अध्यक्षता में, उन्होंने बताया कुछ पैरामीटर्स बनाए जिस पर डिसाइड किया। फिर 2014 में इसे मॉडिफाई किया गया। तो आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। गरीबी को कम करने के प्रयास, देखिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए गए गरीबी को कम करने के लिए वो क्या थे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना जिसमें कम दाम पे लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए गेहूं कम दाम पे, चावल, अन्न और अन्य चीज़ें दी जाती थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 2013। और फिर इसके बाद देखिए अभी आपने बनर्जी को देखा, बनर्जी जी को नोबेल मिला, तो उन्होंने एक मॉडल बताया था रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो इसमें क्या था, आरसीटी जो मॉडल है इसके अंतर्गत जो जैसे मान लीजिए मिड डे मील योजना आपने सुनी होगी, इसमें क्या है बच्चों को स्कूल मतलब बच्चे पढ़ें इसलिए वहाँ पे क्या किया गया, स्कूल में खाना मतलब मिड डे मील चलाई गई जिसमें बच्चों को दोपहर का भोजन किया जाए, जिससे उसी बहाने खाना खाने के बहाने ही घर वाले भेजेंगे, कम से कम वो पढ़ेंगे तो इस तरह से सरकार को आरसीटी मॉडल पे प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी राजस्थान में ही एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें वहाँ पे जो औरतें बच्चों को टीका लगवाने आती थी वहाँ पे जो आती थी औरतें वहाँ पे उन्हें 1 किलो दाल भी दी जाती थी। तो इस तरह से आरसीटी मॉडल अगर यूज़ करेगी गवर्नमेंट तो ये भी फायदेमंद है। देखिए अन्य जैसे आप इससे रिलेटेड सर्च में पढ़ लीजिएगा, मनरेगा, वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक गरीबी सूचकांक और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपका पीटी मेंस के साथ करंट भी पीटी मेंस के साथ पीटी भी तैयार हो जाएगा। दूसरा था इसमें श्रमिकों में असमानता, जो रिपोर्ट के अंतर्गत था। भारत में असंगठित क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ, 75% नौकरियां गईं, इनके पास वर्क फ्रॉम होम का विकल्प बेहद कम था। विशेष रूप से निर्माण कार्यों, कारखानों आदि में संलग्न 40-50 मिलियन मौसमी प्रवासी श्रमिक अधिक प्रभावित हुए। तो देखिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो
400 लाख या 500 लाख जो भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से मौसमी श्रमिक जो जो मतलब दूसरे स्टेट में काम करते थे वो अपने घर आ गए। उनका कार्य, जो कारखाने छोटे मोटे थे 3-4 लोग के, वो बंद हो गए, तो फिर उनको कार्य मिला। जो निर्माण इकाइयाँ थी वो भी बंद हो गई। तो इस तरह से असंगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लोग लॉकडाउन में बाहर निकलना बंद कर दिए, तो रिक्शे वाले का काम खत्म हो गया, वो बेचारा किसको ढोए। चप्पल सिलने वाला, लोग बाहर निकल रहे, चप्पल सिलने वाला, पानी पूरी बेचने वाला, बहुत लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उन्हें कहा जाता है जो किसी कानून के अंतर्गत जो कार्य नहीं करते, मतलब उनके लिए कोई कानून नहीं है। जैसे फैक्ट्री अधिनियम है 1948 का, कंपनी एक्ट है 2013 का, तो ये अंतर्गत नहीं आते, इन्हें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कहा जाता है। श्रम मंत्रालय द्वारा इनका विभाजन 4 भागों में किया गया है। व्यवसाय के आधार पर इनके अंतर्गत छोटे व सीमांत किसान आते हैं, भूमिहीन मजदूर आते हैं, पशुपालक, निर्माण क्षेत्र के मजदूर आते हैं। रोजगार की प्रकृति के अनुसार आधार पर बंधुआ मजदूर, प्रवासी व दैनिक मजदूर। तीसरा है विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी, सफाई कर्मी। इसके अंदर जो सीवर साफ करने वाले, तभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो सीवर साफ करते करते कई बच्चों की, कई सफाई कर्मियों की, जो मतलब असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक थे उनकी मौत हो गई गैस लीक होने की वजह से। तो ये भी बहुत दुखद है। और जो सेवा क्षेत्र में जो हैं असंगठित श्रमिक, उनके सेवा क्षेत्र के आधार पर घरेलू कामगार, जो घर में काम करने वाली जो औरतें हैं, जो महिलाएं बर्तन धोने, खाना बनाने आती हैं, और न्यूज़पेपर वाला, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, फल वाला आदि सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इनकी जो असंगठित क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो क्या है? अस्थायी रोजगार, मतलब इनका फिक्स नहीं है, कारखाना चल रहा है, नई बिक्री हुई, कारखाना बंद, वो बेरोजगार हो गए। जैसे कोई छोटा सा कारखाना है और 3-4 उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं, 200 रुपये उनके डेली वेज है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिन बाद सप्लाई बंद हो जाती है। अगर संगठित क्षेत्र के रहते सप्लाई बंद भी होगी तब भी वो इतना सशक्त है कि वो उसको रोजगार मतलब लगातार दे सकता है। असंगठित क्षेत्र में सप्लाई बंद हो गई उनकी, नई डिमांड है मार्केट में, उन्होंने कारखाना बंद कर दिया, वो तीनों श्रमिक बेरोजगार हो गए। कम मजदूरी दर है, पहली बात ज़्यादा, वही मैंने बताया ना, मांग आपूर्ति का सिद्धांत। ज़्यादा मजदूर हैं, कम काम है, तो क्या होगा? कम मजदूरी दर होगी। सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, बाल श्रम है, महिलाओं का शोषण होता है प्रत्येक स्तर पर। देखिए असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं का शोषण। यहाँ पे पहली बात, महिलाओं अपने जो हैं असंगठित क्षेत्र में पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। वो किसी भी काम मतलब काम करते हैं, कोई शोषण भी हो रहा है शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, उसे झेलती रहती हैं। जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने गांव में देखा होगा भट्ठे जो होते हैं जहाँ ईंट बनाई जाती है, वहाँ पे आती हैं दूसरे स्टेट के, मतलब जैसे मेरे यहाँ तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं, वो आती हैं, बेचारी काम करती हैं वहाँ पे। उन्हें अगर कोई परेशान भी करता है तो कहाँ जाएं, मतलब वो जागरूक नहीं अपने अधिकारों के प्रति, तो इनका प्रत्येक स्तर पर शोषण होता है। दूसरी बात, इन्हें कम वेतन दिया जाता है पुरुषों के मुकाबले, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। कंपनी का पंजीकरण नहीं होना। देखिए कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो संगठित क्षेत्र में गिनी जा सकती हैं, मतलब उनके पास पैसा सब कुछ है, लेकिन वो पंजीकरण इसलिए नहीं कराती हैं कि अगर कंपनी एक्ट के अंतर्गत हम आ गए तो हमें इन्हें सामाजिक सुरक्षा देनी होगी। जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत इन्हें हर संडे को छुट्टी, प्लस इसके साथ अगर बीमार होते हैं तो उसका इन्हें कुछ अलाउंसेस देने होंगे, प्लस और सब है, तो वो सब सुविधा इन्हें नहीं देनी पड़ेगी, जिससे इनका खर्चा नहीं होगा। सरकार के पहले असंगठित क्षेत्रों के लिए हैं मनरेगा, हथकरघा, बुनकर योजना, राज्य के कल्याणकारी उपाय, जैसी योजनाएं सरकार चलाती रहती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो जो मानधन योजना थी इसके अंतर्गत इन्हें 29 से 60 वर्ष के जो लोग थे उन्हें 100 रुपये डोनेट करने थे महीने का। फिर जो 18 से 60 के थे उन्हें 55 रुपया महीने का डोनेट करना था। तो सरकार इसमें मिला कि अगर वो 60 साल बाद उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह देगी। अन्य संभावित उपाय, इसमें जो संभावित उपाय इसमें क्या होना चाहिए, पहले असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे इन्हें सामाजिक सुरक्षा और सब सुविधाएं दी जाएँ। और किसान जो हैं वो भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं तो इन्हें संस्थागत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएं, जैसे ये साहूकारों और गांव मतलब जो गांव में साहूकार होते हैं सेठ से लोन न लें, सीधे बैंक से लोन लें। सिंचाई परियोजनाओं का विकास करें, तकनीक का विकास इसी क्षेत्र में, और फसल बीमा, ये सब हैं इनके संभावित उपाय, जो कि फसल बीमा तो योजना तो है ही। और फिर इसके बाद कौशल विकास करें,
जिससे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का ज़्यादा ये किधर ट्रांसफ़र हो, ये संगठित क्षेत्र की तरफ ट्रांसफ़र हो। सामूहिक विकास केंद्र की स्थापना करें, असंगठित श्रमिकों को चिन्हित करना और इन्हें स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत लाना। मतलब जो देखिए असंगठित श्रमिकों को अगर चिन्हित करते हैं तो अगर ये चिन्हित करके इनकी जो इनकम है उसको कैलकुलेट करें तो हमारी जीडीपी भी बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, भारत की जीडीपी अभी मतलब $3 ट्रिलियन 4 जो भी है, तो इसमें अगर इनकी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है अगर इनकी इनकम कैलकुलेट की जाए, जैसे समोसा बनाने वाले की इनकम कभी कैलकुलेट होती नहीं होती, रिक्शा चलाने वाले कभी नहीं, तो इस तरह से अगर इनकी इनकम कैलकुलेट होगी, अगर एक आदमी 10,000 भी कमा रहा है तो आप सोचो कितने हैं और मतलब इंडिया की जीडीपी कितनी तेज़ रफ्तार से बढ़ेगी। तो ये भी सब उपाय हैं। शिक्षा में असमानता, देखिए तीसरा पॉइंट था इस रिपोर्ट का, ऑनलाइन शिक्षा के कारण देश में डिजिटल विभाजन ने असमानता को बदतर किया। 9% तक ही इंटरनेट तक पहुँच हुई। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ने अप्रत्याशित वृद्धि की। मतलब जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, इन्होंने बहुत धड़ल्ले से अपने कोर्स बेचे, बहुत इन्होंने अरबों कमाए। और 20% बेहद गरीब भारतीय परिवारों में केवल 30% को ही कंप्यूटर की पहुँच थी। तो अन्य तथ्य में देखें, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन, तो किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया गया। भारत आने वाले समय में ई शिक्षा का बहुत बड़ा बाजार होगा, जिसमें दुनिया में जो विकसित देश हैं, चाइना, यूएसए और सब जो यूरोपियन यूनियन के जो विकसित देश हैं, ये टकटके लगाए बैठे हैं कि हम मतलब किस तरह से इंडिया के इस मार्केट में इंटर करें। तो जो ऑनलाइन शिक्षा के हम आपको लाभ बता देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, समय और दूरी की बचत होती है। मतलब जैसे मैं मान लीजिए गांव में रहता हूं, मुझे ऑनलाइन शिक्षा अगर मिलती है तो मुझे शहर में जाके रहना नहीं होगा, मुझे घर का भी खर्च, मतलब जो मैं रूम पे खर्च करूंगा वो मेरा बचेगा, प्लस इसके बाद समय की जब चाहो तब क्लासेज देख लो। दूसरी बात, पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण के अनुकूल कैसे, जो कॉपी बनती है, किताब बनती है, प्लस पेन है, तो इस कॉपी जो किताब बनती है तो किताब में क्या होता है, ये लकड़ियों से बनाई जाती है, तो ये पेड़ काटे जाते हैं। तो अगर ये ऑनलाइन शिक्षा होगी तो इसमें ये सब जरूरत पड़ेगी नहीं बुक की, तो ये क्या एक तरीके से पर्यावरण के अनुकूल भी है। कौशल विकास इससे होगा। अब जो फ़ोन नहीं चलाने जानता था, मजबूरी है, अब मजबूरी में उन्हें फ़ोन चलाना ही पड़ेगा। फ़ोन चलाएंगे, कंप्यूटर पे वर्ड पे फाइल लिखनी है, तो इससे क्या होगा, क्या कौशल विकास भी होगा, कम लागत में बेहतर परिणाम भी होंगे इससे। मतलब जैसे कुछ कोर्सेस हैं आपको प्रिंट में मिल गए, आपने कोई प्रिंट दे दिया बुक का, आप उसको पढ़ लिए, तो क्या है, लागत कम होगी ना और आपका कौशल विकास भी अच्छा होगा। इसकी चुनौतियाँ देखें तो बुनियादी संरचना का अभाव सबसे बड़ी बात है। क्या हर गांव में इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी है या बिजली की पहुंच है। आप देखिए, आप ही इंटरनेट गांव में अगर जाके यूज़ करते हो, इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। ऑनलाइन क्लासेस आप तो कभी कर ही नहीं पाओगे गांव में। दूसरी बात, बिजली आती है कि नहीं आती है, तो ये सब सबसे बड़ी समस्या तो ये है। 100% तक पहुँच, क्या जो एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, अब एक कॉलेज है जो शहर में है, वहाँ पे 100 बच्चे गांव के पढ़ते थे, शहर गांव सबके मिला के मान लो 150 बच्चे गांव के, तो क्या जो 50 जब क्लासेस चलेंगी तो उन 100 बच्चों को क्लास करनी चाहिए ना, क्या वो 50 बच्चे जो गांव के, क्या वो क्लास से जुड़ पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट, तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र में तो अभी भी इंटरनेट की समस्या है, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता फ़ोन में, जनजातीय क्षेत्रों में, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या। अमीरों और गरीबों में डिजिटल विभाजन, देखिए अमीर जो है अगर उसके बेटे को स्मार्टफोन लेना है, एप्पल ये वो कंपनी, वो सब खरीद लेते हैं, लेकिन क्या गरीब आदमी खरीद सकता है स्मार्टफोन, कंप्यूटर खरीद सकता है। दूसरी बात, वंचित वर्गों की आर्थिक समस्या भी है। सामाजिक जुड़ाव का मुद्दा, देखिए अगर बच्चा कॉलेज जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर से वो डायरेक्ट अटैच होता है, प्लस बच्चों से अटैच होता है, तो वो क्या करता है, मतलब एक सामाजिक जो मतलब सामाजिक विकास बच्चे का स्कूल में ही तो ज़्यादातर होता है, माँ बाप के द्वारा होता है, फिर इसके बाद आसपास पड़ोस के द्वारा होता है, फिर जो शैक्षिक संस्थाएं इनके द्वारा होता है। तो अगर वो क्लास में नहीं जाएगा तो उसका सामाजिक विकास भी नहीं होगा। तो सामाजिक जुड़ाव का मुद्दा अहम बात है। दूसरी बात, अवसाद, देखिए कुछ बच्चे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं जिससे वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो क्लास में रहते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो अवसाद नहीं होता है, उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है। और धैर्य व अनुशासन का अभाव, जैसे क्लास चल रही है तो क्लास में टीचर आता है पढ़ाने, वो 10 बजे आएगा तो सबको क्लास में प्रेजेंट रहना है, इस टाइम पे स्कूल जाना है, तो ये सब चीज़ें स्कूल में होती है। क्या घर पे रह के बच्चा क्लास चल गई जब मन तब देख रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, देख रहा है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। महिलाओं पर बोझ, जैसे कोई लड़की घर पे है
तो उसके घर वाले अगर जो होती है पैट्रियाटिक अगर व्यवस्था है वहाँ पे, तो उस बच्ची को क्या कहा जाएगा? उस बच्ची को बोला अरे क्या पढ़ोगी, जो काम करना है पहले काम कर लो फिर पढ़ो। तो इस तरह से उसकी पढ़ाई भी बाधित हो जाएगी उस महिला की। लेकिन वही लड़का पढ़ता रहता है, लड़की को काम करने के लिए बोल दिया जाता है। प्लस निजता की सुरक्षा। देखिए आजकल अभी इजराइल के कंपनी ने पेगासस वायरस बनाया था, जिसने भारत के बड़े बड़े लोगों की जासूसी की थी। तो क्या इस तरह से जो जूम ऐप है, 75 ऐप चल रहे हैं, तो उस पर जो आपके जो संवाद हो रहे हैं टीचर के साथ, क्या वो सिक्योर्ड हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, अभी व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी बवाल हुआ है, तो इस तरह से जो ऐप है क्या उस पर आपकी निजता जो है वो बनी है? तो इनका जो उपाय है ये है कि आपको ई शिक्षा को विकल्प की तरह प्रयोग करना चाहिए, मतलब ऑप्शनल कर देना चाहिए। आप ई शिक्षा लेंगे या स्कूल में लेंगे। दूसरी बात, वंचित वर्गों को कम दामों पे स्मार्टफोन। पहली बात की जो जिनके पास पहुंच नहीं है, पहुंच को जो अवसंरचनात्मक जो विकास है उसको करो। अभी कई हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में 500 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर लगाया जा रहा है, तो ऐसी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। प्लस डिजिटल इंडिया बनाना जरूरी है। और अभी आपने देखा एनसीईआरटी का स्वयं प्रभा कार्यक्रम था। आपने कभी आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी ने 32 चैनल बनाए हैं डीटीएच पे जो फ्री हैं, और उन 32 चैनलों पे 24x7 मतलब लगातार क्लासेस चलती हैं। आपने कितनी बार वो क्लासेस की हैं? जो कक्षा 9 से पीजी तक अवेलेबल हैं, आपने कितनी बार क्लासेस की हैं? आप खुद सोचिए। तो ये बच्चे जो भी हैं इनका जुड़ाव नहीं हो पाता, स्कूल में इन्हें अनुशासन सिखाया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट था इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता। लैंगिक भेदभाव में वृद्धि। महामारी के दौरान महिलाओं की बेरोजगारी दर कोविड-19 पूर्व के 15% से 18% मतलब बढ़ गई। देश की जीडीपी का 8% घाटा हुआ। नौकरी में बनी रही महिलाओं को 83% की आय में कटौती हुई। ये क्या है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ की रिपोर्ट थी, जिसमें 83% की उनकी सैलरी कट की गई। नवंबर 2020 तक घरेलू हिंसा मामलों में 60% की वृद्धि। देखिए लॉकडाउन के बीच घर पे जो जिन श्रमिकों की नौकरी चली गई, जो पुरुष वर्ग था, उन्होंने स्ट्रेस में आके या कुछ ऐसे घर पे रहने से ही बहुत लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, और ये अपने अधिकार के प्रति आवाज़ भी नहीं उठाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा कोविड-19 के बीच। और अन्य तथ्य जो मैंने ऐड किए हैं, जो मतलब अलग से इसमें ऐड हैं, वो महिलाओं के पास भूमि अधिकारों का अभाव पहली बात है। जैसे देखिए जो खेती कर रही महिलाएं, खेती भी जो मान लीजिए कोई घर है गांव में, उस जो आदमी था उसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। अब वो आदमी कहाँ प्रवास करके शहर में चला जाता है। अब उसकी वाइफ है, पूरी खेती की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो पूरे खेत में 24 घंटा घर का भी काम करती है, खेत का भी काम करती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या उससे अब अगर वो काम कर रही है तो हक भी तो उसका होना चाहिए उस जमीन पे, लेकिन न उसे संपत्ति का अधिकार है, न वो जो काम कर रही है उसकी उसे वेज मिल रही है। तो ये महिलाओं का शोषण है प्रत्येक। लिंग आधारित वेतन दिया जाता है। अब कोई औरत अगर कहीं काम करे, आप खुद देखा संगठित क्षेत्र में, तो औरत को 200 रुपये, आदमी को 250 रुपया। तो ये लिंग आधारित वेतन भी है। विधवा खेतिहर भूमि पर कब्जे की समस्या। जैसे देखिए कितने किसान थे जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में सुसाइड कर लिया। अब वो औरत जो थी, अब उसकी वाइफ है, वो आदमी किसान मर गया। अब उसके बाद वो जो औरत है, क्या उससे वो भूमि अधिकार इतना जल्दी मिल जाएगा? भूमि पे अधिकार कि पट्टीदार जो है उनका विरोध प्लस सोसाइटी का विरोध। तो इस तरह से भी बहुत बड़ी समस्या है। संगठित क्षेत्र में कंपनी निजी लाभों को ध्यान में रखकर औरतों को कम नौकरी देती है। देखिए संगठित क्षेत्र में भी ये बहुत बड़ी समस्या है कि वो सोचते हैं कि हमें, अब मान लीजिए 2 बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है, एक लड़का एक लड़की, दोनों ने मतलब क्या दिया, अच्छा इंटरव्यू दिया दोनों ने। अब वहाँ पे कंपनी जो है ये सोचती है कि मैं लड़के को रखती हूँ, लड़की को कोई समस्या नहीं है, लेकिन लड़की है तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो हमें उसे लीव देनी होगी। कंपनी एक्ट के अंतर्गत हमें, और जो फैक्ट्री अधिनियम है उसके अंतर्गत हमें इसको 9 महीने का जो पेमेंट है, 2-3 महीने जो लीव लेगी, छुट्टी लेगी, उसकी भी हमें सैलरी देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम आदमी कोई रख लेना, कोई झंझट नहीं। तो इस तरह यहाँ पे भी भेदभाव किया जाता है। और इनका जो सीमित डिजिटलीकरण होता है, मतलब इन्हें जो अभी मैंने बताया ना, डिजिटल जो पहुँच है उससे भी दूर रखा जाता है। मतलब जैसे स्मार्टफोन यूज़ करने पाबंदी की जाती है, ये वो। मशीनरी का भारी होना। कृषि क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं, अब हल इतने बड़े हैं कि वो कैसे चलाएंगे, तो और जो उपकरण है वो बहुत भारी होते हैं। पुरुष की पहुंच अधिक है असंगठित क्षेत्र में। जैसे कोई पुरुष गांव में है
तो वो सोसाइटी पे हर जगह मतलब कहीं दुकान पे चलेगा, खाद ले आता है, जो उसे मन करता है वो कर। लेकिन गांव की जो महिला क्या वो ऐसा कर सकती है? पहले गांव के लोग ही उस पर हाथ उठाने लगेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके उपाय क्या हैं? स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना, संस्थागत इन्हें ऋण देना, सामूहिक खेती को बढ़ावा देना, डेयरी उत्पादों में प्रशिक्षण देना। देखिए अभी अमूल जैसे कुछ बड़े संस्थानों ने इन्हें बुला के ट्रेंड करना शुरू किया कि इस तरह से आप पैकिंग करके दूध में मतलब जो भी कार्य है उनको प्रशिक्षित किया कि अपना रोजगार कर सके। अनुकूल मशीन मतलब इनके अनुसार हल्की मशीनें बना जिससे खेत में कार्य कर सकें। अब सरकार के जो प्रयास थे, उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 2005 में था, इसके अनुसार उन्होंने चाहे शादीशुदा महिला हो चाहे कुंवारी हो, उस दोनों को अधिकार दिए। प्लस इसके बाद राष्ट्रीय महिला नीति 2016 में लाई गई, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। तो कई स्तर पे सरकार ने प्रयास किए। और जो रिपोर्ट से इसका पांचवा पॉइंट था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता। कोविड-19 केस में दूसरा देश था भारत, और प्रवासी तथा वंचित वर्गों के बीच कोविड-19 की व्यापकता अधिक रही। आप समझ रहे हैं। बेहद गरीब महिलाओं में स्वास्थ्य समस्या। अब जो गरीब महिलाएं थी, पहली बात कोविड-19, प्राइवेट हॉस्पिटल सब जो थे बहुत ज़्यादा लूट रहे थे। दूसरी बात सरकारी अस्पताल में व्यवस्था मतलब कोविड-19 के मरीज भरे पड़े थे। तो इस समय क्या हुआ, बहुत से जो महिलाएं थी उनकी मृत्यु हो गई, कितने ने मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अब किसी को थोड़ी सी बीमारी होगी, कहाँ जाए वो, मतलब कौन से अस्पताल में जाए। तो इस तरह की भी समस्याएं बहुत ज़्यादा निकल के हैं। ये डेटा है कि 2.5 मिलियन अनायास गर्भाधारण हुआ, 1.80 मिलियन गर्भपात हुआ, 2165 मातृ मृत्यु हुई। तो यहाँ पे लिखा है ना, स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो छठा इसका इस रिपोर्ट का पॉइंट था स्वच्छता में असमानता। महामारी का प्रसार खराब स्वच्छता तथा पानी व शौचालय के साझा इस्तेमाल वाले गरीब समुदाय के बीच तेजी से बढ़ा। मतलब जो अब देखिए मुंबई में है जो मलिन बस्ती है, वहाँ पे आप देख लीजिए क्या हालत थी, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे केस निकल के आए। तो यहाँ पे दिक्कत स्वच्छता, गंदगी तो है, प्लस पानी जो है वो गंदा है। अभी पानी में इतना ज़्यादा आर्सेनिक घुल के आ रहा है, जो आर्सेनिक है वो बॉडी के लिए इतना खतरनाक है, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों पैदा करता है। वो मजबूर है उस पानी को पीने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। देश के शीर्ष 20 पर्यावरण में से 93% की बेहतर गैर साझा स्वच्छता स्रोतों तक पहुँच है। तो ये जो रिपोर्ट थी इसके पॉइंट है। प्लस सातवां, जातिगत असमानता। देखिए अभी क्या हुआ, कोविड-19 के समय बहुत से केस ऐसे आए जहाँ पे जब बाहर से जो श्रमिक आए उनको जब क्वारंटीन किया गया 14 दिन के लिए, सामूहिक जो केंद्र बनाए गए थे, तो वहाँ पे कुछ ने खाना खाने से मना कर दिया, साथ में रहने से मना कर दिया। प्लस इसके बाद कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मतलब कुछ ऐसे घृणित कार्य किए गए जो मतलब आप सोच सकते हैं कि अब ये जब संक्रमण फैला तो उस समय लोगों में ये होता है कि चलो यार ठीक है, सब लोग मिल के रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी असमानता मतलब हर लेवल पे घुसी हुई है। तो क्या है, ये जो पहुँच थी वो जनरल कैटेगरी थे, उनके पास पैसे रुपए भी मजबूत थे। जो धनी लोग हैं, जनरल कैटेगरी नहीं बोल सकते, जो धनी लोग हैं तो वो पहले से मजबूत थे तो उन्हें उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो क्या दलित वर्ग, जो वंचित वर्ग है, क्या वो इस सब चीज़ों, इस सुख सुविधाओं के लिए तैयार था? तो ये रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट में जो इनइक्वालिटी की बात की गई है, आपको इस जो आर्टिकल आया है इससे आपको मेंस में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं और पीटी में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप इस पर अपने भी रिसर्च करिएगा। जो मैंने आपको सूचकांक बताए हैं, मनरेगा कब आया, क्या कैसे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। थैंक यू।